आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भारत के लिए इतना खास क्यों है? भारत यानी कि सब कॉन्टिनेंट में हो रहे इस वर्ल्ड कप में भारत के विश्व विजेता बनने के कितने प्रतिशत चांस है? आखिर 2011 के बाद से हम एक भी आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब क्यों नहीं हुए? इसके लिए आईपीएल कितना जिम्मेदार है और हमारे चयनकर्ता और प्लेयर्स कितने जिम्मेदार है? विश्व कप 2023 को जीतने के लिए भारत को क्या बड़े सुधार करना होगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यदि क्रिकेट विशेषज्ञों की माने तो भारत के विश्व कप जीतने के चांस मात्र 16.66% यानी 17% के करीब है। आईपीएल जैसी दुनिया की सबसे कठिन क्रिकेट लीग वाले देश में जहां क्रिकेट को धर्म समझा जाता है, जिसके डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंटेड खिलाड़ियों की कमी नहीं है, वह देश 2007 के बाद से अब तक एक भी T20 विश्व कप नहीं जीत पाया है और साल 2011 के बाद से विश्व कप ट्रॉफी तो मानो रूठ सी गई है। लेकिन ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या कारण है? चलिए अतीत में चलते हैं और विश्व कप 2019 से शुरू करते हैं। यदि बात 2019 के विश्व कप की जाए तो भारत सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार कर बाहर हो गया था। विराट कोहली की कप्तानी और कोच रवि शास्त्री के मार्गदर्शन में टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर फिनिश करती है। वह वर्ल्ड कप रोबिन राउंड फॉर्म में खेला गया था, जिसमें हर टीम को एक दूसरे से मुकाबला करना था। ओपनर रोहित शर्मा पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर 5 सेंचुरी लगाते हैं, वहीं विराट कोहली 5 अर्धशतक लगाते हैं। बीच टूर्नामेंट में शिखर धवन चोटिल हो जाते हैं और उनकी जगह केएल राहुल को मौका दिया जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रहती है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कभी भी सेटल दिखाई नहीं देते। विश्व कप के पहले भारत अंबाती रायडू, विजय शंकर, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे और न जाने कितने प्लेयर्स को मिडिल ऑर्डर में आजमाता है, पर वर्ल्ड कप तक भी वो अपनी इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता। लिहाजा भारत को कभी ऋषभ पंत तो कभी दिनेश कार्तिक तो कभी विजय शंकर को मौका देना पड़ता है। एक्स फैक्टर कहे जाने वाले इन एक्सपीरियंस बैट्समैन ऋषभ पंत का बल्ला भी सेमीफाइनल में खामोश रहता है और रोहित कोहली जल्द ही पवेलियन चले जाते हैं। मिडिल ऑर्डर में दिनेश कार्तिक स्वभाव अनुरूप ही प्रदर्शन करते हैं और सबको निराश करते हुए वापस लौट आते हैं। लोगों को बीसीसीआई और दिनेश कार्तिक का जन्म जन्मांतर का गठबंधन समझ नहीं आता। हालांकि लोअर मिडिल ऑर्डर में जडेजा और धोनी टीम को संभालते हैं और जीत की उम्मीद पैदा करते हैं, लेकिन धोनी की आउट होते ही इंडिया की फाइनल में पहुंचने की उम्मीद ध्वस्त हो जाती है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान ऐसा लगता है कि टीम 11 प्लेयर्स नहीं बल्कि 9 प्लेयर्स के साथ खेल रही हो। मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने तो कसम खा रखी हो रन नहीं बनाने की। वही केएल राहुल निर्णायक मैच में फिर से घबरा जाते हैं और अपना विकेट फेंक कर चले आते हैं। यदि आंकड़ों पर गौर करें तो रोहित शर्मा 9 मैच में 500 के साथ 648 रन बनाते हैं, वही विराट कोहली 9 मैच में 550 के साथ 443 रन बनाते हैं। शिखर धवन 2 मैच में 125 रन बनाते हैं और इंजरी के चलते उन्हें बाहर होना पड़ता है। डीके की बात की जाए तो डीके का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इस दौरान 8 रन रहता है और वो 3 मैचों में मात्र 14 रन बनाते हैं। अब बात T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 की करते हैं, जो कि दुबई और अबू धाबी में हुआ था, जहां टीम की कमान विराट कोहली के पास थी और वर्ल्ड कप के पहले ही बीसीसीआई ने साफ कर दिया था कि कप्तान के तौर पर विराट का ये आखिरी वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी रोहित शर्मा को सौंप दी जाएगी। वर्ल्ड कप के ठीक पहले बीसीसीआई का ये फैसला निश्चित ही तौर पर टीम का मनोबल गिराने वाला था। वही इस दौरान टीम के कोच राहुल द्रविड़ रहते हैं और मेंटर MS धोनी। राहुल द्रविड़ का T20 टीम का कोच होना एक ऐसी बात है जिसे दर्शक हजम नहीं कर पाते। टेस्ट लीजेंड रहे राहुल द्रविड़ कैसे क्रिकेट के फटाफट फॉर्मेट में प्लेयर को गाइड और ट्रेन कर सकते हैं, ये समझ से बाहर की बात थी। विश्व कप के दौरान टीम ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से हारकर बाहर हो जाती है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात टीम सिलेक्शन को लेकर रहती है। चयन समिति टीम की घोषणा आईपीएल के लीग स्टेज के मैच के खत्म होने के ठीक अगले दिन करती है और लीग के आखिरी कुछ मैचों में दिलचस्प घटना घटती है। पूरे आईपीएल सीजन सूर्य कुमार यादव व ईशान किशन का बल्ला लगभग खामोश रहता है, जिसका खामियाजा मुंबई इंडियंस को उठाना पड़ता है और वह आखिरी लीग मैच से पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी होती है। अब एमआई का आखिरी मैच अभ्यास मैच के समान ही रहता है और उस मैच में पूरे सीजन खामोश रहे ईशान और सूर्या अभ्यास मैच की तरह ही खेलते हैं और एमआई को जीत दिला देते हैं। ठीक ऐसा ही केएल राहुल की टीम के साथ होता है। अक्सर शुरुआत धीमी करने वाले केएल राहुल उस मैच में ताबड़तोड़ इनिंग खेलते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वो हर बॉल पर अपना बल्ला फेंकते हैं और नतीजन वो अपनी टीम को मैच जिता देते हैं। चयन समिति केएल राहुल, सूर्या और ईशान को उनकी आखिरी पारी के आधार पर टीम में सेलेक्ट कर लेती है, लेकिन पूरे सीजन अच्छा प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और शिखर धवन को टीम में जगह नहीं मिलती।
वहीं बॉलिंग में राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती को युजवेंद्र चहल जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी की जगह वरीयता दी जाती है। वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर के रूप में खिलाया जाता है और उनके सिलेक्शन के पीछे बीसीसीआई को सिर्फ एक वजह दिखती है, वो है आईपीएल के दौरान वरुण का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक मैच में लिए गए 5 विकेट। यदि उस मैच में बारीकी से गौर किया जाए तो केकेआर के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसी की ओपनिंग बहुत ही खराब रहती है। शुरुआती 8 ओवर में केकेआर की स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी के सामने दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज ज़्यादा रन नहीं बना पाते। इस वजह से डीसी के लिए रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी बढ़ जाता है और बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर जल्दी ही आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं और बड़े हुए रन रेट का फ़ायदा वरुण को मिलता है और उनकी साधारण गेंदबाजी पर भी उन्हें 5 विकेट मिल जाते हैं। और बस यही 5 विकेट का आंकड़ा चयनकर्ताओं को दिखता है। वो इस बात को भी नज़रअंदाज कर देते हैं कि उसके पहले के पूरे मैच वरुण के लिए साधारण ही गुजरे थे और उन्हें प्रति मैच 1 विकेट भी मुश्किल से हासिल हुआ था। अब यदि आंकड़ों पर गौर करें तो टूर्नामेंट में केएल राहुल 5 मैचों में 194 रन बनाते हैं और रोहित शर्मा 5 मैचों में 174 रन, जो कि देखने में शानदार आंकड़े लगते हैं, पर इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। इंडिया जिस ग्रुप में थी उसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉटलैंड भी थी, यानी कि संयुक्त रूप से तीनों टीमों के खिलाफ रन की बात की जाए तो केएल राहुल 194 में से 173 रन स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया के खिलाफ बनाते हैं। वहीं रोहित शर्मा 174 में से 160 रन स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, नामीबिया के खिलाफ बनाते हैं। यानी केएल राहुल मजबूत टीम जैसे पाकिस्तान व न्यूजीलैंड के खिलाफ संयुक्त रूप से केवल 21 रन बना पाते हैं। वही हिटमैन इन दोनों के खिलाफ मात्र 14 रन बना पाते हैं। इतनी लचर ओपनिंग इंडिया को ग्रुप स्टेज से बाहर का रास्ता दिखा देती है। वही ईशान और सूर्या भी टूर्नामेंट में अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं। मिस्ट्री स्पिनर वरुण को एक भी विकेट नहीं मिलता है और उनकी बढ़ी हुई इकोनॉमी टीम की नैया डुबो देती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाज के खिलाफ इंडियन ओपनर के पाव टिक नहीं पाते हैं। कप्तान विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ एकमात्र 50 जड़ते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन भी साधारण रहता है। बाकी बॉलिंग यूनिट में भुवी, शमी, बुमराह अपनी छाप नहीं छोड़ पाते हैं और विश्व कप में ऐसा कुछ भी नहीं घटता जिसे याद रखा जाना चाहिए। बात करते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यहाँ कैप्टन रोहित शर्मा थे और कोच की भूमिका राहुल द्रविड़ के हाथों में थी। इंडिया सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार जाती है और एक बार फिर से विश्व को आईपीएल जैसी लीग देने वाला देश कटघरे में आ जाता है। चयन समिति फिर से एक बार निशाने पर होती है। पहले ही मैच में पाकिस्तान इंडिया के टॉप ऑर्डर को ध्वस्त कर देता है, लेकिन विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की पारी टीम को जीत दिला देती है। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मिडिल ऑर्डर सस्ते में निपट जाता है, लेकिन सूर्या की 68 रनों की पारी टीम को कुछ हद तक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाती है। यदि पाक और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग जोड़ी का प्रदर्शन देखा जाए तो केएल राहुल जहां पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ संयुक्त रूप से मात्र 13 रन बनाते हैं, वहीं रोहित शर्मा इन दोनों टीमों के खिलाफ संयुक्त रूप से मात्र 19 रन बनाते हैं। टीम की लचर ओपनिंग के कारण टीम साउथ अफ्रीका से हार जाती है। साथ ही बांग्लादेश जैसी टीम इंडिया को टक्कर देती नजर आती है। वो तो भला हो डकवर्थ लुईस नियम का, जिसके आधार पर टीम जीत जाती है और उसे सेमीफाइनल में प्रवेश मिलता है। टीम में दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा को ले जाया जाता है, लेकिन दोनों का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहता है। हालांकि केएल राहुल जिम्बाब्वे के खिलाफ 51 रन बना लेते हैं जैसा कि वो हमेशा करते आए हैं, लेकिन सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाते। इस तरह लचर ओपनिंग, खराब मिडिल ऑर्डर का चयन टीम के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चूर चूर कर देता है। आइए अब जानते हैं कि इन सब के लिए आईपीएल और चयन समिति कितनी जिम्मेदार है। साल 2021 वर्ल्ड कप में ओपनर के खराब प्रदर्शन के बावजूद चयन समिति किसी अन्य विकल्प की बजाय वही ओपनिंग जोड़ी के साथ बनी रहती है। साथ ही 2021 में वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन तथा 2022 में दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक के चयन के पीछे के कारण को कोई भी नहीं समझ पाता। दीपक हुड्डा कई फ्रेंचाइजी से खेल चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़ने के पहले उन्होंने कभी इतनी अच्छी पारी नहीं खेली थी कि उन्हें सीधा इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिले, लेकिन एलएसजी से जुड़ते ही उन्होंने 3 से 4 इनिंग ऐसी खेली जिसमें उनकी टीम को फायदा मिला। बस चयनकर्ताओं को दीपक हुड्डा में एक मैच विनर दिख गए और उन्होंने उसे वर्ल्ड कप की टिकट दे दी। तो सवाल ही उठता है कि किसी भी प्लेयर के चयन का आधार क्या होना चाहिए। चलिए 2 प्लेयर के उदाहरण से समझते हैं, प्लेयर ए और प्लेयर बी। प्लेयर ए जो लगातार हर साल अच्छा प्रदर्शन करता है और कई मैच विनिंग पारियां खेलता है। प्लेयर बी जो टीम में अंदर बाहर होता है, जिसकी टीम में दावेदारी हमेशा खतरे में बनी रहती है। बावजूद इसके वह 1 या 2 इनिंग्स में चमक जाता है और चयनकर्ता उस पर मेहरबान हो जाते हैं। जाहिर है इस केस में हम प्लेयर ए को ही चुनेंगे जो ज़्यादा ट्रस्टी और कंटिन्यू अच्छे प्रदर्शन कर रहा है, न कि प्लेयर बी को। चयन सिर्फ 2 या 3 मैचों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जब कोई प्लेयर लगातार 2 या 3 आईपीएल सीजन अच्छा करे तभी उसे इंटरनेशनल में मौका मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए वेंकटेश अय्यर को लेते हैं जो मिड सीजन में केकेआर से जुड़े थे।
वहाँ उन्होंने 4-5 मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और वो सीधे इंडिया के लिए खेल गए, लेकिन कुछ समय बाद खराब प्रदर्शन के कारण उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यदि ऐसे ही हर 2-4 मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर टीम इंडिया में प्लेयर आते रहे तो कुछ दिनों बाद ये टीम न होकर एक प्रयोगशाला बन जाएगी। इंटरनेशनल खेलने के पहले किसी भी प्लेयर की डोमेस्टिक और कम से कम 2 से 3 IPL सीजन के परफॉर्मेंस पर गौर करना जरूरी होना चाहिए। साथ ही चयनकर्ताओं को ये समझना होगा कि IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अंतर है। IPL बेशक दुनिया की टफेस्ट लीग है क्योंकि यहाँ की सभी फ्रेंचाइजी लगभग एक लेवल पर है। यहाँ कभी एक भी IPL खिताब न जीतने वाली DC, LSG और RCB जैसी टीमें चैंपियंस टीमें MI, CSK और KKR को आसानी से हरा सकती है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हरा दे तो इसे बड़ा उलटफेर कहा जाएगा। IPL में टीमें लगभग बैलेंस है, इसलिए हर मुकाबला कड़ा होता है। यदि एक टीम के पास मान लीजिए रबाड़ा है तो दूसरी के पास नॉर्किया है, तीसरी के पास फार्नेर है, यानी टीम कॉम्बिनेशन फॉरेन और इंडियन प्लेयर के साथ मर्ज होकर बैलेंस बनाए रखता है और आप लूज बॉलर को आने पर उसे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा जब नॉर्किया, रबाड़ा और फार्नेर एक साथ आपकी विरुद्ध गेंदबाजी करेंगे? यह है इंटरनेशनल क्रिकेट का नज़ारा। यहाँ आपको कोई भी रियायत नहीं मिलती, इसलिए IPL और इंटरनेशनल क्रिकेट की तुलना ही गलत है। दोनों का स्तर अलग है। जरूरी नहीं है कि IPL में अच्छा प्रदर्शन करने वाला गेंदबाज या बल्लेबाज इंटरनेशनल में भी अच्छा प्रदर्शन करे। ऐसा लगता है मानो चयन समिति मेहनत ही नहीं करना चाहती है। मान लीजिए IPL की किसी इनिंग में कोई इंडियन बल्लेबाज 60 से 70 रन की तेज तर्रार पारी खेलता है, जिसमें मान लीजिए उसने पार्ट टाइम बॉलर या अनकैप्ड प्लेयर के खिलाफ ही 50 रन बना दिए हो और इंटरनेशनल बॉलर के सामने वह मुश्किल से 8 या 10 रन बना पाया हो, तो ऐसे प्लेयर को जब रन के आधार पर इंडिया टीम में चुना जाएगा तो जाहिर है वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। या मान लीजिए एक फिनिशर का उदाहरण लेते हैं जो 8 बॉल में 24 रन बनाकर टीम को जिता दे, लेकिन ये हो कि उसमें से 12 रन एज लग कर आए हो और उसने फुल टॉस पर ही बाउंड्री मारी हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आंकड़े पूरी कहानी बयां नहीं करते, उनका सही विश्लेषण भी जरूरी है। यदि इंटरनेशनल में आपको सक्सेस पाना है तो आपको क्वालिटी बॉलिंग अटैक के सामने अच्छे प्रदर्शन करना होगा, वरना वैसे ही टीम की स्थिति नजर आएगी जैसा कि पिछले वर्ल्ड कप में आई थी। साथ ही गेंदबाज का सिलेक्शन करते वक्त हमें पूरे आंकड़े एवं तथ्य पर नज़र रखना होगा। हमें ये देखना होगा कि बॉलर ने कितने कंट्रोल में गेंदबाजी की है, कैप्ड इंडियन प्लेयर और फॉरेन प्लेयर को कितना तंग किया है। ऐसा तो नहीं है कि किसी गेंदबाज की विकेट ज़्यादा है जिसमें उसको लूज बॉल या फुल टॉस पर विकेट मिला हो। एक गेंदबाज ने कितनी अच्छी बॉल डाली और कितने विकेट उसे उसकी अच्छी गेंदबाजी से मिले, क्योंकि अच्छी बॉल तो अच्छी बॉल होती है, चाहे वो IPL हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो। पिछले कुछ सालों में क्रिकेट में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। इंडिया टीम की कमान कभी रोहित शर्मा, कभी हार्दिक पांड्या, कभी KL राहुल के पास रहती है तो कभी शिखर धवन को कप्तान बना दिया जाता है। हाल ही में काफ़ी प्लेयर टीम में अंदर बाहर होते रहे हैं। नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, शहबाज अहमद, ऋतुराज गायकवाड़, राहुल चहर, राहुल त्रिपाठी को टीम इंडिया की ओर से खेलने का मौका मिला। BCCI के इन निर्णय को देखकर लगता है कि IPL के सभी इंडियन प्लेयर को वह 1-1, 2-2 मैच खिलाकर भूल जाएगी। जहां शहबाज अहमद जैसा प्लेयर जिसकी जगह उसकी फ्रेंचाइजी में नहीं बनती है, ऐसे प्लेयर को टीम इंडिया में जगह मिल रही है। वही उमरान मलिक जैसा गेंदबाज जो अपनी गेंदबाजी से सनसनी फैला सकता है, उसे ऑस्ट्रेलिया में हुए वर्ल्ड कप में जगह नहीं दी जाती, जहाँ की उछाल भरी पिच पर वह अपनी रफ्तार से कहर बरपा सकता था। लेकिन चयन समिति के फैसले हमेशा की तरह समझ से बाहर लगते हैं। उमरान मलिक के सिलेक्शन न होने की वजह उनकी इकोनॉमी को बताया जाता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इंडिया के ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया की तुलना में छोटे होते हैं। ऐसे में उमरान की रफ्तार के कारण विकेट भी कभी कभी ग्राउंड के बाहर चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया के बड़े मैदान में उमरान विपक्षी टीम के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन फिर भी इन सब फैक्टर को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उमरान का सिलेक्शन नहीं किया जाता, जिसका खामियाजा सेमीफाइनल में इंडिया को भुगतना पड़ता है। दिनेश कार्तिक के प्रति मैनेजमेंट का मोह भी कम होता नजर नहीं आ रहा है। दिनेश कार्तिक धोनी से पहले टीम इंडिया में एंट्री कर चुके थे, लेकिन निदाहस ट्रॉफी के फाइनल की पारी छोड़ दी जाए तो दिनेश कार्तिक इंडिया के लिए आज तक कोई ऐसी मैच विनिंग पारी नहीं खेले जिसे याद रखा जा सके। DK अपने चिर परिचित अंदाज में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को हमेशा लेग साइड में घसीटने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सामने बांग्लादेशी बॉलर नहीं है। जब रफ्तार के साथ गेंदबाजी होती है या क्वालिटी स्पिन होती है तो DK फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि DK की निदाहस फाइनल की पारी एकमात्र संयोग थी और अब मैनेजमेंट को उनसे ऐसे किसी भी चमत्कारिक संयोग की अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। वही ODI वर्ल्ड कप के लिए सूर्या का नाम मिडिल ऑर्डर के लिए उछाला जा रहा है। बेशक सूर्या एक अच्छे T20 प्लेयर है, लेकिन ODI फॉर्मेट सब्र और इम्तिहान का खेल है। इनिंग बिल्ड करने वाला फॉर्मेट है जहां गेंदबाज बल्लेबाज से बचने की कोशिश नहीं करता, वह अपनी लाइन लेंथ पकड़ के चलता है और बल्लेबाज से गलती करवाता है। ऐसे में सूर्या की आते ही बाउंड्री मारने और सब्र ना दिखाने की प्रवृत्ति टीम पर भारी पड़ सकती है।
वैसे ही इसका उदाहरण पिछले ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान देखा गया था, जब सूर्या लगातार 3 इनिंग में 3 बार गोल्डन डक का शिकार हुए थे। साथ ही क्वालिटी लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी भारतीय टीम की कमजोरी उजागर कर देती है। हालांकि शुभमन गिल, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर ने ओडीआई में अच्छा परफॉर्म किया है, जो कुछ हद तक टीम को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। वही गेंदबाजी में सिराज के आने से पहनापन आया है। टीम को जल्द से जल्द अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा और टीम को अपने ओपनिंग पेयर में सुधार करना होगा। निश्चित ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी टीम इंडिया को सक्सेस दिला सकती है। जहां रोहित शर्मा से पिछले वर्ल्ड कप जैसे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, वहीं विराट कोहली से भी दर्शक की अपेक्षाएं बढ़ी हुई नजर आएगी। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अभी भी भारत के वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस मात्र 16.66% है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जीत पाएगी, जबकि उसे होम एडवांटेज मिलेगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।